टाइम हो रहा है ना। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है। लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता हिंदी, स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द जो है लिबर्टी, उसका हिंदी रूपांतरण है। ये हो गया। तो लिबर्टी का अंग्रेजी शब्द एक है लिबर्टी, उसका हिंदी रूपांतरण है। अब जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन उन्नयन है, बंधनों का अभाव, कमी, या बंधनों का मुक्त होना। स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है। ठीक है, तो पहला है स्वतंत्रता, जो वर्ड है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता जो वर्ड है ये कौन शब्द से बना है? अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसका मतलब, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। तो जो लिबर्टी शब्द से बना है इसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव, कोई बंधन नहीं, बंधनों का अभाव, इसीलिए बोलता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। स्वतंत्रता में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। ठीक है, तो पहले जो क्या लिखोगे बोलो? स्वतंत्रता शब्द किससे बना है? अंग्रेजी शब्द लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। मेरा मन हम जो करें। ठीक है, रोक दो। कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है, तो रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच। हाँ, तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, इसकी जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगर 2 नंबर में आगे तो लिख सकते हैं। जो 15 कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया। तो इसमें 3 बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड सीमा, रेड क्लिफ रेखा। और ये कब बना है? 15 अगस्त 1947 को। और इसको बना इसको है सर एम रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से आप क्या समझते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। ऑब्जेक्टिव भी हो गया। राज्य का आवश्यक तत्व कौन है? संप्रभुता। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पहला हो गया संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक रूप से कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ है कोई देश अपने, ठीक है, अर्थ है कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में वह स्वतंत्र है। चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, उसमें क्या है? स्वतंत्र है। इतने से संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसका अर्थ है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में, पहले यह संप्रभुता का अर्थ संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। 2 पॉइंट हो गया। लिखना है इसका अर्थ है कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है।
और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। कोई विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। कोई देश अपनी नीति को बनाने में और लागू करने में भी वह स्वतंत्र है। ठीक है। और बाहर कोई भी देश, कोई बाहरी देश उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पहले क्या लिखना है? स्वतंत्रता का है राज्य का आवश्यक तत्व। पहले तो राज्य का आवश्यक तत्व। स्वतंत्रता का है राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता में संप्रभुता बोलेंगे ना, स्वतंत्रता बोला है। संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या है? स्वतंत्र है और किसी विदेशी देश के अंडर नहीं है। ठीक है। कोई और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अब यह है कि कोई जो भी स्वतंत्र देश है वह संप्रभु देश जो भी होगा वो नीति को बनाने और लागू करने में स्वतंत्र है। कोई भी अपना नीति बना सकता है, उसको लागू कर सकता है। और बाह्य हस्तक्षेप, कोई भी देश बाह्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता उस देश पर। तो लिखना फिर से बोलो। संप्रभुता क्या है? राज का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ है कोई भी देश अपने स्वतंत्र है और किसी विदेश की नीति के सत्ता के अधीन नहीं है। किसी विदेश नीति की सत्ता के अधीन नहीं है और अपनी नीति को बनाने और लागू करने में स्वतंत्र है। हो गया बेटा इसको। अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुव, वही अमेरिका और सोवियत संघ। तो लिखना कैसे है दो ध्रुव के बारे में? लिखना है विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मस्जिद का थोड़ा। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की दो सिफारिश को लिखें। बेटा पुत्तू राज करेगा। यहाँ देखो क्वेश्चन का चीज है, बलवंत राय मेहता समिति की दो सिफारिश को लिखे। तो भारत में पंचायत प्रणाली की शुरुआत किसके तहत हुई थी? पहले तरह से लिखना है। भारत में पंचायत प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी। इतना सा बात लिख दिया कि भारत में पंचायत का जो शुरुआत हुआ है, कौन समिति बैठा है? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ है। इस समिति का गठन 1956 में हुआ, पहले थोड़ा सा बता देना है। और 1957 को ये अपना रिपोर्ट पेश करता है। हो गया। अब इसने विशेषता क्या है? इसने 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की है। दो सिफारिश में पहला सिफारिश यही लिखना है कि इसमें 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था किया है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो पहला सिफारिश इसका यही है। कितने स्तर पे बोला है? 3 स्तर। तो पहला सिफारिश है 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की मांग की है। इसमें बोला है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। एक सिफारिश हो गया। इसने विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक ढांचा निर्वाचन विकेंद्रीकरण का सिफारिश की है। विकेंद्रीकरण प्रशासनिक ढांचा और निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। बोला है विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक जो ढांचा है निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। देखो प्रशासनिक ढांचा मतलब क्या चीज है? जो भी प्रशासनिक ढांचा है, जो भी वहां का मुखिया उसके हाथ में, मुखिया सरपंच सबके हाथ में होना चाहिए। तो पहला सिफारिश उसने 3 स्तर का पंचायत किया। दूसरा है विकेंद्रीकृत और प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। और तीसरा, सरकार के कुछ कार्यों एवं अधिकारों की निचले इसको नहीं करना है। पंचायत बस ये 2 पूछे थे ना। 3 स्तर का पंचायत बता देना,
अब बोल देना है कि विकेंद्रीकृत और प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। मान लो ये निर्वाचित प्रतिनिधि है तो विकेंद्रीकृत और प्रशासनिक ढांचा किसके हाथ में होना चाहिए? इसके हाथ में। तो विकेंद्रीकृत और प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए। बस हो गया, ठीक है। तो दो सिफारिश का है। पहला सिफारिश है, पहले तो थोड़ा पंचायत राज के बारे में लिखना, फिर बता देना कि सिफारिश का है। तो पहला सिफारिश का है 3 स्तर का पंचायत। तो ग्राम, इसने 3 स्तर के पंचायत की व्यवस्था बताया। उसको बताया कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। और दूसरा सिफारिश बताई इसकी विकेंद्रीकृत और प्रशासनिक ढांचा, विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा निर्वाचित, जो चुना हुआ है, निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीयता, वही रूस या सोवियत संघ और अमेरिका लिखना है। दो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरा। पहले लिखना है दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ये अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरा। दो पावरफुल ताकत बना, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। अमेरिका उदारवादी विचारधारा था। अमेरिका का कौन विचारधारा? उदारवादी। और सोवियत संघ का साम्यवादी विचारधारा था। दोनों का विचारधारा लिख देना। अमेरिका का उदारवादी विचारधारा है और पूंजीवादी, और सोवियत संघ का साम्यवादी और समाजवादी, दो विचारधारा लिख दिया। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति बढ़ाई, फिर दोनों अपना शक्ति बढ़ाता है, दोनों अपना एटम बम की संख्या बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाई और दुनिया को अधिकृत देश किसी भी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। और दुनिया का हर देश कोई भी महाशक्ति के शिविर मतलब उसके अंडर आ गया, शिविर में आ गए। सारा विश्व दो धुरी में बट गया, दो धुरी में बट गया। इसे ही दो ध्रुवीयता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का चांस है। क्या है कि ऐसा माहौल भी चल रहा है, क्योंकि अभी वही चल रहा है रशिया और अमेरिका का। तो ये क्वेश्चन इससे आएगा ही क्वेश्चन। दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? लिखना कैसे है? विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिका एक सोवियत संघ, ये दो महाशक्ति उभर आई, सामने आई, ठीक है ना। और ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है अमेरिका का विचारधारा का था उदारवादी और पूंजीवादी, और रूस का विचारधारा का है साम्यवादी और समाजवादी। हो गया। और दोनों ने अपना क्या किया? शक्ति बढ़ाया। बाकी सब देश जो देश सब है, छोटा मोटा देश सब है, दोनों शिविर में आ गए। कोई इस पार्टी में आया, कोई उस पार्टी में गया, ठीक है, आगे। और सारा विश्व, पूरा दुनिया दो गुट में बढ़ गया, दो ध्रुव में बढ़ गया, जिसे उसे ही दो ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं सबसे पहले क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, झगड़ा हुआ। हाँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन कौन आया? अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्ति के रूप में उभरा। पहले महाशक्ति के रूप में उभरा, दोनों पावरफुल है, उभरा। अमेरिका का विचारधारा क्या था? पूंजीवादी और उदारवादी। और रूस का विचार समाजवादी और साम्यवादी, ठीक है ना। और दोनों ने अपना शक्ति को बढ़ाया, इतना लिख देना है। और सारा देश, सभी देश दोनों शिविर में आ गए। शिविर मतलब उसके अंडर आ गए, शिविर में आ गए, दोनों आ गए। फिर लिखना है क्या? जिसके और इसी तरह दो दुनिया दो ध्रुव में बढ़ गई। इसे ही क्या बोलते हैं? दो ध्रुवीयता। समझ में आ गया? सुरक्षा परिषद, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत चांस है सुरक्षा परिषद के। तो सुरक्षा परिषद एक कार्यकारिणी संस्था है, ठीक है। सुरक्षा परिषद एक कार्यकारिणी संस्था कहे है, मतलब काम करती है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो सुरक्षा परिषद एक कार्यकारिणी संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। या तो लिख दिया सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पहला बात, संयुक्त सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। तो 6 अंग है, उसमें 6 अंग में ये अंग है संयुक्त सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है,
ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इस पर विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यही के ऊपर विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है सुरक्षा परिषद इस पर विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यही पर विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी। 2 पॉइंट हो गया। इसमें कितना सदस्य? 13 अंडर 15 सदस्य है। 15 सदस्य। उसमें लिख देना 5 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी का भी नाम लिख देना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। ठीक है। और इसे ही वीटो पावर है। इसके पास ही वीटो पावर है। और 10 सदस्य का चुनाव महासभा द्वारा 10 सदस्य का चुनाव महासभा करती है। महासभा द्वारा हर 2 वर्ष पर होता है। हो गया। विश्व के किसी समस्या पर विचार करने और निर्णय लेने की इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। अब कोई भी मुद्दे पर, अभी इजराइल लिख देना, इजराइल और फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में बैठक हुई थी। ठीक है, लिख दिया। हो गया, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट। पहले सबसे पहले क्या लिखना? सुरक्षा परिषद विश्व सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। और इसी पर क्या है? इसी पर ही विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसमें कितना सदस्य है? इसमें 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है। 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है। 5 अस्थायी का नाम देना है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। और इस पांचों के पास क्या थी? पावर है, वीटो पावर है। और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य है जिसको चुनता है महासभा के द्वारा। महासभा चुनता है। महासभा के द्वारा हर 2 वर्ष में चुना जाता है। ठीक है ना? ये दुनिया के किसी भी मुद्दे, मतलब कोई भी झगड़ा या मुद्दे पर विचार कर सकती है, उसकी बैठक बुला सकती है। अभी रूस और यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में बैठक हुई। ठीक है, हो गया। अगला क्या है? नाटो क्या है? ये इस सारा हिट लिस्ट में क्वेश्चन है। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है। ये कहे के लिए बना था? सोवियत रूस के प्रसार को रोकने के लिए। सोवियत रूस के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका और 12 देश मिलकर के आपसी संगठन से इस संगठन बनाया था। इसमें अभी 31 देश है। और इसमें लिखना है क्या? इसकी शर्त, इसमें ये मुख्य शर्त ये है कि यदि कोई देश, अन्य देश इस पर किसी भी एक पर आक्रमण करेगा तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये पता है नाटो का। आगे प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो लिखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। तो आज्ञा पत्र है लेकिन आज्ञा वाला पत्र है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि शरीर सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को सामने पेश करो। इस द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारियों, जो बंदी बना रहा अधिकारी, बंदी बने अधिकारियों को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय यह निर्णय कर सकेगा कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण वैध है या अवैध है। इसको समझने के लिए पहले समझ लो कि मान लो गए इसकी बेवजह का समीर को हम डाल दिया जेल में। समीर का भाई जितना भी चुगली करे, लेकिन भाई है। समीर जाएगा कोर्ट में, समीर का भाई जाएगा कोर्ट में, किसमें? ये और लेगा ये हैबियस कॉर्पस, इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो भी करेगा। और उसके बाद हमें जिला न्यायालय में जाएगा। कोर्ट हमको बुलाएगा, अगर मान लो अधिकारी हमें तो हमको बुलाएगा, जो भी दरोगा पुलिस बुलाएगा। आप बोलेगा
उस शरीर को, मरे हुए शरीर को, या शरीर को सामने पेश करो। शरीर को सामने पेश करना मतलब या तो तुम जिंदा पेश कर दो या तो तुम मरा हुआ पेश करो, लेकिन करो। और शरीर को सामने पेश, और इस तिथि को और इस स्थान, तिथि को डेट बता देगा कि इस दिन तक हमको इसके शरीर को पेश करो। ठीक है, आप पेश कर लिया। अब पेश करने के बाद अब न्यायालय पूछेगा उससे कि तुम कौन, अब इसको तुम अधिकारी को बहुत बताना होगा कि ये कौन जुर्म में गिरफ्तार हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आप बोल देंगे ठीक है। अब वो न्यायालय निर्णय करेगा कि ये वैध है या वैध है। अब बोले कि ये इश्क में पागल हो गया था इसलिए और सबको काट रहा था तो इसलिए अब न्यायालय बोलेगा कि ये वैध है या वैध है। अगर वैध होगा तो जेल में जाएगा, अगर अवैध होगा तो तुरंत इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। समझ में आ गया? गलत देंगे प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। कानूनी टर्म है, कानूनी आज्ञा पत्र है, एक नोटिस होता है आज्ञा पत्र। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र, जिसका अर्थ है शरीर को अपने शरीर को सामने पेश करो, शरीर को सामने पेश करो। इस द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को, जो बंदी बनाई अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति, जिसको आप बंदी बनाया है, व्यक्ति को एक निश्चित तिथि और इस स्थान पर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। तिथि भी बता देगा, न्यायालय में उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय ये निर्णय ले सके कि किसी, अब निर्णय आएगा तब ना पूछेगा कि निर्णय ले सके कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाना का कारण वैध है या वैध है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। इसका अर्थ है कि शरीर को सामने पेश किया जाए। तो बंदी बनाने वाले अधिकारी, मान लो बंदी बनाने वाला ये अधिकारी है, बंदी बनाने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको इस तिथि और इस स्थान पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। कर लिए? अब न्यायालय ये निर्णय लेगा कि उसको बंदी बनाना वैध है या वैध है। आप तो सपोर्ट में हाँ मतलब भाई